स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MS12 इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की स्टडी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के जो क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में सीधे प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इस क्लास में आपका क्वेश्चन बैंक के साथ साथ VBI क्वेश्चन दिया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट अगर साइकोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो प्लीज़ आप सभी इस क्लास को एंड तक देखेगा और हर एक क्वेश्चन आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट की अगर सब्जेक्टिव की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है तो आज ही इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके आप लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन परचेज कर लें। बहुत ही आसान भाषा में और 100% लर्ने वाला प्रश्न दिया जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग जो है इस नंबर में कांटेक्ट करके जरूर अपना सब्जेक्टिव परचेज करके अपना तैयारी को बेहतर कर ले। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग जितने भी स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है। देखिए एक मूढ़ व्यक्ति का जो बुद्धि लब्धि विस्तार होता है तो वो क्या होता है। ऑप्शन आपको यहाँ 4 दिया हुआ है। ए में है आपका 70 से 79, ऑप्शन बी है 20 से 49, ऑप्शन सी है 50 से 69, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, तो याद रखना एक मूढ़ व्यक्ति का जो बुद्धि लब्धि विस्तार होता है ना वो 50 से 69 के बीच होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है। कौन से वर्ष जो है मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1964, ऑप्शन सी है 1953, ऑप्शन डी है 1955। तो प्यारे बच्चों याद रखना है मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण किया गया है वो 1954 में किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या पूछा गया है कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। देखिए बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं तो वो कौन किए हैं। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड, ऑप्शन सी है स्पीयरमैन, ऑप्शन डी है थर्स्टन। तो कौन किए हैं बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन। तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो कौन किए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। थर्स्टन साहब ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन है जो बुद्धि लब्धि को जो है श्रेणियों में बांटा है। क्या वो बीने साहब या फिर साइमन, या फिर ऑप्शन सी है हिलगार्ड, एटकिंसन तथा एटकिंसन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। किसने किया है, तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो किए हैं हिलगार्ड और एटकिंसन साहब ने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर आपके स्क्रीन में बताइए कि किसने बुद्धि के बहुवृद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन है जो बुद्धि के बहुवृद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। क्या वो गिलफोर्ड साहब, गार्डनर साहब, थर्स्टन साहब, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो कौन किए हैं, तो वो गार्डनर साहब ने बुद्धि के बहुवृद्धि यानी बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। देखिए ब्लॉक डिजाइन परीक्षण जो है वो कैसा परीक्षण है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट ब्लॉक डिजाइन परीक्षण जो है ना वो कैसा परीक्षण है, तो वो परीक्षण है यानी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है, देखिए कि किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह परिभाषित किया है। कौन है जो सृजनात्मकता को यानी इस प्रकार परिभाषित किया है कि सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है। ये जो है परिभाषित किया है तो वो कौन किए हैं। ऑप्शन ए है बिंघम साहब, ऑप्शन बी है साइमन साहब, ऑप्शन सी है इजरायली, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। कौन किए हैं, तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इजरायली साहब ने सृजनात्मकता को जो है यानी परिभाषित
निर्धारित किए हैं कि सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने क्षमता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 8 नंबर देखते हैं कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले जो पहले साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए है बिने, ऑप्शन बी है स्पेयरमैन, ऑप्शन सी है थॉमसन, ऑप्शन डी है गिलफोर्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो याद रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिने साहब ने जो है बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर आपके स्क्रीन में कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। जो संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किए हैं तो वो कौन किए हैं? गाल्टन साहब, वुड तथा वुड ने, या फिर सेलेवो तथा यानी मेयर ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो याद रखना है, वो गाल्टन साहब ने क्या किए हैं? संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किए हैं। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि कौन है जो बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है? कौन है जो बुद्धि को जो है सार्वभौमिक क्षमता माना है? क्या वो वेस्लर साहब, बीने साहब, या फिर गार्डनर साहब, इनमें से कोई नहीं? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, तो याद रखना है, वेस्लर साहब ने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर आपके स्क्रीन में लाते हैं। क्या पूछा गया है कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू यानी थर्स्टन बुद्धि में जो प्राथमिक मानसिक योग्यता है उपस्थित होती है तो वो कितने? क्या वो 5, क्या वो 6, क्या वो 7, क्या वो 8? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट जा रहे हैं ए में, तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 यानी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में उपस्थित होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12 नंबर कि इनमें से कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? इनमें से कौन है जो व्यक्ति का एक शील गुण है? क्या वो बुद्धि, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता, संवेग? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत बढ़िया, याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, व्यक्ति का एक शील गुण जो है ना वो है बुद्धि। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर आपकी स्क्रीन में। आज के क्लास को जो भी स्टूडेंट अगर अच्छे से कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ उसका 15 से 20 मार्क्स यहाँ से निकलेगा। ठीक है, इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 13 नंबर देखिए कि जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जिन भी व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि जो है 90 से 100 के बीच होती है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जल, मूर्ख, या फिर ऑप्शन सी है सामान्य, ऑप्शन डी है प्रतिभाशाली। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा जल। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर क्या पूछा गया है कि किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही वृद्धि है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कहे हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही वृद्धि है? क्या वो बिने साहब, टर्मन साहब, रेवर साहब, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा 14 का? तो सभी स्टूडेंट जा रहे हैं सी में, बहुत बढ़िया। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, वो रेवर साहब बोले हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। 15 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, जिन भी व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली, मूड, या फिर सुस्त, औसत? इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का? तो बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो उसे हम लोग प्रतिभाशाली कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और मूड व्यक्तियों के जो यानी बुद्धि लब्धि होती है वो 50 से 69 के बीच होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर। किसने बुद्धि लब्धि के संपर्क को विकसित किया है? कौन है जो बुद्धि लब्धि के संपर्क को विकसित किया है? बीने साहब, टर्मन साहब, स्टर्न साहब, या फिर साइमन साहब? इसका राइट आंसर क्या होगा 16 का? तो बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट बी में जा रहे हैं। तो बुद्धि लब्धि के संपर्क को विकसित किए हैं वो टर्मन साहब। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 17 नंबर देखते हैं। 17 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? देखिए, व्यक्ति के जीवन में जो सक्सेसफुल का प्रतिशत होता है तो वो संवेगात्मक बुद्धि से कितना % होता है? क्या वो लगभग 60%, लगभग 70%, लगभग 80%, या फिर लगभग 100%? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो याद रखना है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का जो है कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो वो लगभग 70%। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 18 नंबर।
18 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने यानी प्रस्तुत किया है। देखिए प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है तो वो कौन किए हैं, क्या वो लिकर्ट साहब या फिर गिलफोर्ड साहब, थर्स्टन साहब या फिर गार्डनर साहब। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट डी में जा रहे हैं, तो वो गार्डनर साहब ने प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 19 नंबर आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ है। देखिए कौन से साल में बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ है, क्या वो 1984, 1994, 1954, 1964। इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 का। तो बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट डी में जा रहे हैं, तो 1964 में बुद्धि का पास मॉडल जो है विकसित हुआ है। जो भी स्टूडेंट को याद नहीं है आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, मानसिक उम्र के संपर्क को किसने विकसित किया है। देखिए जो मानसिक उम्र के संपर्क को विकसित किए हैं तो वो कौन किए हैं, बीने साहब, अस्टन साहब, टर्मन साहब या फिर बीने तथा साइमन साहब। इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 का। बहुत बढ़िया, तो याद रखना है बीने साहब ने मानसिक उम्र के संपर्क को विकसित किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 21 नंबर लाते हैं कि बुद्धि के किन के सिद्धांत को, यानी बुद्धि के किन के सिद्धांत को एक कारक के सिद्धांत कहा है। बताइए बुद्धि के सिद्धांत को जो है एक कारक के सिद्धांत कहा गया है तो वो कौन कहे हैं, क्या वो गिलफोर्ड साहब, जेनसन साहब या फिर थर्स्टन साहब। ऑप्शन डी है बीने साहब। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो याद रखना है वो बीने साहब बोले हैं कि यानी बुद्धि के जो सिद्धांत हैं वो एक कारकीय सिद्धांत है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 22 नंबर, क्या पूछा गया है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। देखिए कोई भी बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 35 यानी 35 to 49 होता है, तो उसको हम लोग कौन से श्रेणी में रखेंगे, तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसे हम लोग रखेंगे साधारण मानसिक दुर्बलता में। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, 23 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक यानी कारक माना है। देखिए आगमनात्मक तर्कना को जो है कौन है जो बुद्धि का एक कारक माने हैं, क्या वो जेनसन साहब माने हैं, स्पेयरमैन साहब या फिर थर्स्टन साहब, गिलफोर्ड साहब। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बहुत बढ़िया, याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, थर्स्टन साहब ने आगमनात्मक तर्कना को बुद्धि का एक कारक माने हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 24 नंबर, क्या पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा। देखिए मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को जो रखा जाएगा तो वो कौन से श्रेणी में, सामान्य कौशल में, परीक्षणात्मक कौशल में, विशिष्ट कौशल में, इनमें से कोई नहीं। 24 का आंसर बताएं, तो बहुत बढ़िया, परीक्षणात्मक कौशल में उनको रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर लाते हैं। 25 आपके स्क्रीन में, गार्डनर के अनुसार इनमें से किसे बुद्धि की एक श्रेणी में नहीं माना गया है। देखिए गार्डनर के अनुसार बुद्धि की एक श्रेणी में जो नहीं माना गया है तो इनमें से किसको नहीं माना गया, क्या वो तार्किक गणितीय को, जी कारक को, स्थानिक को या फिर अंतरावय यानी भौतिक को। इसका राइट आंसर बताएं, तो बहुत बढ़िया, याद रखना है वो स्थानिक को जो है गार्डनर साहब बुद्धि की एक श्रेणी में नहीं माना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 26 नंबर, 26 आपके स्क्रीन में, पास मॉडल का विस्तारित रूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है खाना भूल जाइएगा लेकिन इस क्वेश्चन को याद करना नहीं भूलिएगा। इस साल आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट कि पास मॉडल का विस्तारित रूप। तो पास मॉडल का जो विस्तारित रूप है तो वो क्या है, तो याद रखना है पास मॉडल का विस्तारित रूप है सहकालिक, अनुक्रमिक, योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर लाते हैं। 27 आपके स्क्रीन में, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि संरचना मॉडल जो विकसित किए हैं तो वो कौन किए, गार्डनर साहब, गिलफोर्ड साहब, जेनसन साहब, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बहुत बढ़िया, याद रखना है गिलफोर्ड साहब ने बुद्धि संरचना मॉडल यानी विकसित किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, 28 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है। देखिए व्यक्ति की सृजनात्मकता क्षमता को जो है कौन से वैज्ञानिक है यानी कौन से साइकोलॉजिस्ट है जो प्रभावी आश्चर्य का नाम दिए हैं, क्या वो ब्रूनर यानी मनोवैज्ञानिक, एबिपासी, बाकर मेहदी, टोरेंस। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना है ब्रूनर साहब ने व्यक्ति की सृजनात्मकता क्षमता को प्रभावी आश्चर्य नाम दिए हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जाता है। देखिए संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में इनमें से हम लोग किसे नहीं
रखते हैं? क्या अपने संवेगों को सही जानकारी रखना, या फिर ऑप्शन बी है स्वयं को प्रेरित करना, दूसरे को धमकी देना, दूसरे के संवेगों को पहचानना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा दूसरे को धमकी देना। यही जो है संवेगात्मक के तत्वों में नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं रखा जा सकता। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 टू यानी 49 होती है तो उसे किस श्रेणी में रखेंगे? देखिए, जो भी बच्चे की अगर बुद्धि लब्धि 33 से अगर 49 के बीच होती है तो उसे हम लोग कौन से श्रेणी में रखेंगे? सौम्य मानसिक दुर्बलता, साधारण मानसिक दुर्बलता, गंभीर मानसिक दुर्बलता, अति गंभीर दुर्बलता। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है अति गंभीर दुर्बलता कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अति गंभीर दुर्बलता में बुद्धि लब्धि जो आती है बच्चे की वो 33 से 49 होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 31 नंबर लाते हैं। 31 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं तो वो कौन? चार्ल्स स्पेयरमैन, बीने, रेबर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स स्पेयरमैन साहब ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर कि इनमें से कौन सृजनात्मकता यानी चिंतन की अवस्था नहीं है। देखिए, इनमें से कौन है सृजनात्मक यानी चिंतन की अवस्था नहीं है? क्या वो सत्यापन, उद्भवन, या फिर धारणा, तैयारी? इसका राइट आंसर क्या होगा 32 का? तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सत्यापन। सत्यापन जो है सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 33 नंबर लाते हैं। 33 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा कि बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए हैं तो वो कौन किए? तो वो थॉर्नडाइक साहब ने किए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक साहब ने बुद्धि को जो है कितने भागों में विभाजित किया है? 5, 3, 6 या फिर 2? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा 3, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर। बुद्धि लब्धि बराबर होता है, बुद्धि लब्धि जो बराबर होता है तो वो क्या होता है? यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला, ठीक है। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है बौद्धिक आयु अपॉन यथार्थ आयु इंटू जो है 100, ठीक है। इसका राइट आंसर ए होगा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपको 2024 में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है तो वो जो है बौद्धिक आयु अपॉन यथार्थ आयु इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 36 नंबर। 36 आपकी स्क्रीन में 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जिस भी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि अगर 25 से नीचे है तो उसको हम लोग कौन से वर्ग में रखेंगे, कौन से श्रेणी में? मूर्ख, छीन बुद्धि, या फिर अल्पमति, जड़ बुद्धि? इसका राइट आंसर क्या होगा 36 का? तो बहुत बढ़िया, याद रखना है जड़ बुद्धि में रखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर। 37 आपके स्क्रीन में। ऊंट कहाँ के रहने वाले थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊंट जी जो रहने वाले थे वो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है वो जर्मनी के रहने वाले थे ऊंट साहब। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 38 नंबर। वेस्लर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वेस्लर ने जो वयस्क बुद्धि परीक्षण किए हैं तो वो कब? 1964 में, 1963 में, 1961 में, 1955 में? याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा, वेस्लर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण किए हैं 1955 में। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 39 नंबर देखते हैं। पास एलोग परीक्षण कौन किया है? देखिए, पास एलोग परीक्षण जो किए हैं तो वो कौन? अलेक्जेंडर ने, बीने ने, स्पेयरमैन ने, या फिर गार्डनर साहब ने? तो याद रखना है आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो यानी अलेक्जेंडर साहब ने। अलेक्जेंडर साहब ने पास एलोग परीक्षण किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर। समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? समूह खंड सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे तो वो कौन? ऑप्शन ए गार्डनर साहब, ऑप्शन बी है स्पेयरमैन, ऑप्शन सी है बीने, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, समूह खंड सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए हैं वो स्पेयरमैन साहब ने किए हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर। 41 आपके स्क्रीन में।
मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना किया है? 1882, 1883, 1884, 1885। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 1882 में गाल्टन ने जो है यानी क्या किया, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला की स्थापना की है। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर। क्या पूछा गया है कि गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? देखिए, गार्डनर साहब जो है अभी तक कितने प्रकार के बुद्धि का परीक्षण किए हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा 8। 8 प्रकार के अभी तक बुद्धि का परीक्षण कर चुके हैं गार्डनर साहब ने। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि, सूझ, अभिक्षमता या फिर सृजनशीलता? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है, उसे हम लोग सृजनशीलता कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछ दे कि सृजनशीलता क्या होता है, यानी 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है नए एवं मूल्य विचारों को देने की क्षमता यानी सृजनशीलता कहलाता है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर बराबर हो तो वह कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी कोई भी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो कहलाएगा सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 45 नंबर। देखिए, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी है। देखिए, गिलफोर्ड के ने जो है यानी बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की जो श्रेणियां हैं वो कितना है? 180, 100, 120, 150। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत बढ़िया, यानी गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में जो बौद्धिक क्षमता है 150 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्यक्ति की किसी विशेष यहाँ पर है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है वो अभिक्षमता कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व है। देखिए, स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि के तत्व है तो वो क्या है? तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो 2 तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 48 नंबर। बुद्धि के योजना, अवधान, प्रभाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया किसने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कि बुद्धि के योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल ने को जो प्रस्तावित किया है तो वो कौन किए हैं? तो आपको याद रखना है वो प्रस्तावित किए हैं जेपी दास यानी नागलिरी किल्बी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 49 नंबर। 49 आपके स्क्रीन में कि स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है। देखिए, स्टर्नबर्ग के अनुसार जो है बुद्धि की कितनी श्रेणी है? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 श्रेणी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 50 नंबर। 50 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना है तथा मानसिक आयु 120 महीना है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बता दें, देखिए, कोई भी बच्चे की यानी वास्तविक आयु अगर 100 महीना है और उनकी जो यानी मानसिक आयु 120 महीना है तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी ना तो वो कितना होगा? 120 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी मानसिक आयु देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे कि मानसिक आयु अपॉन जो है यानी वास्तविक आयु, ठीक है, उसके बाद इंटू 100। इसका जो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो 100 और 100 कट जाएगा तो यहाँ पर बचता कितना? 120। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सूत्र अगर आप लोग याद रखेंगे तो आराम से बना लेंगे। 51 नंबर देखिए कि मानसिक उम्र मापक है। मानसिक उम्र जो मापक है तो वो किसका? इसका राइट आंसर बताएं। तो याद रखना है बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का मानसिक उम्र मापक है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 52 नंबर। 52 आपके स्क्रीन में। बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और कब किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन हर हाल में याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बुद्धि मापने के लिए सबसे पहले प्रयोगशाला की स्थापना कौन किए और कब किए हैं? तो याद रखना है वो किए उंट साहब 1879 में, 1879 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यानी 53 नंबर लाते हैं। 53 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो 53 पूछा गया, देखिए कि व्यवहारिक बुद्धि का
आर्थिक यानी अर्थ ये है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, ये किसका कथन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है तो वो क्या है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, ये जो कथन है वो किसका है? क्या वो स्टर्नबर्ग का या फिर वाइगॉट्स का, सेलोवी का? ऑप्शन डी है मेयर साहब का। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो स्टर्नबर्ग यानी स्टर्नबर्ग का कथन है कि बुद्धि जो है संस्कृति का उत्पाद होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 54 नंबर। 54 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग जो है कौन से मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखना है वो JM ओझा ने, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर। 55 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है? 55 नंबर देखने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, और अपने फ्रेंड्स को भी क्लास में जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और हाँ, जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं तो आपको बता दें साइकोलॉजी का भी आपको 12 घंटे का क्लास मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको एग्जाम टाइम में पूरा जो है रिवीजन कराने वाले हैं पूरे नाइट, ठीक है। तो इसीलिए जुड़े रहिएगा, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 12 घंटे में कंप्लीट कराएंगे और तैयारी आपकी बेहतर करवाएंगे। देखिए 55 नंबर कि किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? कौन से अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या विभेदन यानी विभेदक अभिक्षमता? ऑप्शन बी है सामान्य अधिक्षमता, ऑप्शन सी है यानी आई सर्विसेज अभिक्षमता, ऑप्शन डी है व्यावसायिक यानी अभिक्षमता। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में यानी आई सर्विसेज क्षमता, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 56 नंबर। 56 आपके स्क्रीन में शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर बताएं। शाब्दिक तर्कना यानी आंकिक तर्कना कौन से अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? 56 का आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, तो याद रखना है वो आते हैं व्यावसायिक अभिक्षमता, ओल्ड यानी यहाँ पर ओल्ड है, सर्विसेज अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब सरकारी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर। इनमें से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? बिने साइमन परीक्षण, वेस्लर जो है बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी है कैटल बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन डी है विभेदक अभिक्षमता। तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो है विभेदक अभिक्षमता, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 58 नंबर। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है? बताइए प्रतिभाशाली बालकों की जो सबसे बड़ी विशेषता है तो वो क्या है? तो याद रखना है वो है सूझ, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 59 नंबर कि निम्नलिखित में कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? इनमें से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? पास एलोग परीक्षण, ऑप्शन बी है घन निर्माण परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ये आपका तीनों है, ठीक है। पास एलोग परीक्षण, घन निर्माण परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये तीनों है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं, हर एक क्वेश्चन आप सभी क्लास में याद करने की कोशिश कीजिएगा जैसे भी हो। निम्नांकित में से विशिष्ट बालक नहीं है, इनमें से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो आपको याद रखना है जो सामान्य बालक होते हैं तो वो विशिष्ट बालक में नहीं आते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 61 नंबर कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक जो है वो कौन यानी कौन से तरीके की बुद्धि परीक्षण है? तो आपको याद रखना है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 62 नंबर कि फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में वो प्रतिनिधित्व करता है। तो वो जो होता है वो प्रतिनिधित्व किसको करता है? क्या वो दूसरे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया उसको, या फिर ऑप्शन सी है दूसरे वस्तु को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताएं। तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया गया हो वही जो है वो दर्शाते हैं इसमें, यानी जो POX होता है वो दर्शाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 63 नंबर। 63 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला जो सबसे पहला उपागम थे तो वो कौन थे? शरीर गठनात्मक उपागम, शील गुण उपागम, ऑप्शन सी है यानी मनोविश्लेषणात्मक उपागम, ऑप्शन डी है मानवतावादी उपागम। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक उपागम। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 64 नंबर। मनोविज्ञान में देखिए मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्ति विभिन्नता के संपर्क को सबसे पहले प्रकाश में लाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मनोविज्ञान में कौन से व्यक्ति है जिसने व्यक्ति
विभिन्नता के संपर्क को सबसे पहले प्रकाश में लाया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा गॉल्टन साहब, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 65 नंबर। किसने आत्म को निम्न रूप में परिभाषित किया? व्यक्ति जिस रूप में यानी अपने आप को देखता है वही उसका आत्मा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है जो आत्म को यानी इस रूप में परिभाषित किया है कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्मा है? क्या वो यानी लिंडग्रेन, करेज एवं करजफील्ड, ऑप्शन सी है रोजर्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन जो है आत्म को यानी परिभाषित किया है? तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, करेज एवं करजफील्ड साहब ने बताया कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्मा है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 66 नंबर देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शील गुण की परिभाषा निम्न प्रकार किसने दी है? देखिए शील गुण की जो परिभाषा दी है इस प्रकार कि शील गुणों से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिनमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अस्थायी एवं निरंतर रूप से भिन्न प्रतीत होता है। तो इनको परिभाषित जो है कौन किए? लिंडग्रेन ने या फिर हिलगार्ड ने, रोजर्स ने, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको परिभाषित किए हैं वो हिलगार्ड साहब ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 67 नंबर। क्या पूछा गया है देखिए कि व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? देखिए व्यक्तित्व मापन का जो उपयोग किया जाता है वो कौन से क्षेत्र में? क्या उत्तरदायी पदों पर नियुक्ति हेतु, ऑप्शन बी है समायोजन की यानी समस्या को दूर करने हेतु, नेता के चुनाव हेतु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा यानी व्यक्तित्व मापन का उपयोग जो किया जाता है वो कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो वो समायोजन की समस्या को दूर करने हेतु, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 68 नंबर। 68 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है देखिए 68 पूछा जो गया है आपको कि निम्नांकित में से कौन से साइकोलॉजिस्ट ने यानी कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन नंगे पुरुषों के चित्रों का अध्ययन करके किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक है जो व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन नंगे पुरुषों के चित्रों का अध्ययन करके किया है? क्या वो करेस्मर साहब या फिर सेल्डन, यूंग या फिर फ्राइड? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है वो जो किए कौन किए मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो वो सेल्डन साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 69 नंबर लाते हैं। 69 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया कि फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर दें। फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दमन। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर। सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्ति को यानी सेरिब्रोटोनिया कहा है? देखिए सेल्डन ने कौन से प्रकार के व्यक्ति को सेरिब्रोटोनिया कहा है? गोलाकार प्रकार के, आयताकार प्रकार के, लंबाकार प्रकार के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है जो भी यानी व्यक्ति लंबाकार प्रकार के होते हैं तो उसको सेल्डन साहब ने बोले हैं सेरिब्रोटोनिया, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 71 नंबर। सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्ति को सोमेटोटोनिया कहा है? बताइए सेल्डन ने जो है कौन से प्रकार के व्यक्ति को सोमेटोटोनिया कहा है? लंबाकार प्रकार, आयताकार प्रकार, गोलाकार प्रकार, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताएं। तो बहुत बढ़िया, आयताकार प्रकार के व्यक्ति को सेल्डन साहब सोमेटोटोनिया बोले और लंबाकार प्रकार के व्यक्ति को क्या बोले हैं? तो वो सेरिब्रोटोनिया कहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बोला गया है कि यानी सोमेटोटोनिया किसे कहते हैं? तो वो आयताकार प्रकार के व्यक्ति को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 72 नंबर। 72 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि ऐसे व्यक्ति, देखिए ऐसे व्यक्ति जो दुबले, पतले, लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है। देखिए वह ऐसे व्यक्ति जो दुबले होते हैं, पतले होते हैं और लंबे होते हैं और कोमल होते हैं तो उनको हम लोग किस प्रकार रखते हैं? गोलाकार प्रकार में, आयताकार प्रकार में, लंबाकार प्रकार में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 72 का। तो बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा लंबाकार प्रकार में रखते हैं इनको। नेक्स्ट चलते हैं 73 नंबर। क्या है कि सेल्डन के आयताकार प्रकार करेस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? देखिए सेल्डन के जो आयताकार प्रकार के व्यक्ति है तो करेस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार के मिलता जुलता है? तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो मिलता है पुष्टकाय प्रकार में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 74 नंबर कि इरोसा तथा थाइनाटोस का तात्पर्य किससे है? देखिए इरोसा तथा थाइनाटोस का जो तात्पर्य है तो वो किससे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत बढ़िया, याद रखना है जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 75 नंबर। क्या पूछा गया है कि इनमें से किस जनजाति के दो यानी पुरुषों में अस्थिर यानी स्वयत्वशील गुणों की प्रधानता होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किस जनजाति के पुरुषों में यानी
शील गुणों की प्रधानता होती है? क्या वो एरापेस, मुंडू गुमर, साम्बुली या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बताएं। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर होगा साम्बुली जनजाति के पुरुषों में सुहित तो शील गुणों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 76 नंबर। 76 आपके स्क्रीन में, मुंडू गुमर जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं की शील गुण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि मूल गुणों, देखिए यानी मुंडू घुमर जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं की जो शील गुण होता है तो वो कैसा होता है? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 76 का जो राइट आंसर होगा वो झगड़ालू होते हैं, कठोर होते हैं और हिंसक होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपको यहां तक याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 77 नंबर कि व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत को जो प्रतिपादित किए हैं तो वो किसने किए हैं? 77 का बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। तो याद रखना है कार्ल युग ने जो है प्रतिपादित किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 78 नंबर, निम्नांकित में किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा गया है? देखिए इनमें से किसी व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा है तो वो किसे? अहम को, उपहम को या फिर पराहम को, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उपहम को जो है क्या कहा गया है? यानी व्यक्तित्व का नैतिक यानी कमांडर कहा है। नेक्स्ट चलते हैं 79 नंबर, क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? तो इनमें से प्रतिबल का स्रोत कौन नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है सामाजिक प्रतिबल। नेक्स्ट चलते हैं 80 नंबर, क्या पूछा गया है कि बच्चे में 100 का विकास किस आयु में होने लगता है? देखिए बच्चे में जो 100 का विकास होने लगता है तो वो कौन से आयु में होने लगता है? 80 का आंसर बताएं। तो बहुत बढ़िया, तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष में। नेक्स्ट चलते हैं 81 नंबर। 81 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक जो कहा गया है तो वो किसको कहा गया है? 81 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है ऑलपोर्ट को। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 82 नंबर, किसने कहा जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है? यानी इनमें से कौन कहें कि जन्म कर्म जो है व्यक्तित्व का निर्धारक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 82 का। तो बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर होगा एडलर साहब। एडलर साहब बोले हैं कि जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है। नेक्स्ट चलते हैं 83 नंबर, कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है? यानी कथानक आत्मबोध परीक्षण जो है किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है? परिक्षेपी परीक्षण, आत्म रिपोर्ट, इन्वेंटरी परीक्षण यानी रेटिंग मापनी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है परिक्षेपी परीक्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 84 नंबर कि TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? ये भी बता चुके हैं और ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है। याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TAT व्यक्तित्व मापन जो है वो किस प्रकार का परीक्षण है? तो याद रखना है आत्म विवरण यानी आविष्कारिका। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 85 नंबर, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत के केंद्रीय स्थान दिया है। देखिए रोजर्स साहब ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान जो दिए हैं तो वो किसको? आत्म को, अचेतन को, अधिगम को, व्यक्तित्व यानी आवश्यकता को। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है आत्म को। आत्म को रोजर साहब ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय जगह दी है, केंद्रीय स्थान दिए है। नेक्स्ट चलते हैं 86 नंबर कि निम्नलिखित में कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? इनमें से कौन है जो आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? आहम, ईंधन या फिर पराहम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है उपाहम यानी ईंधन को जो है आनंद सिद्धांत से निर्देशित किया जाता है या फिर निर्देशित होता है। नेक्स्ट चलते हैं 87 नंबर, इनमें से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है? यानी इनमें से निम्नांकित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है? क्या वो बहिर्मुखी, एंडोमॉर्फी, अंतर्मुखी, उभयमुखी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है एंडोमॉर्फी को जो है युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 88 नंबर कि आदर्श व्यवहार। देखिए यहाँ पूछा गया है आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? 88 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है व्यक्तित्व को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 89 नंबर कि व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है। देखिए व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी जो है वो कौन है? फ्राइड साहब, यंग साहब या फिर ऑलपोर्ट साहब, ऑप्शन डी है क्रेसमर साहब। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर होगा ऑलपोर्ट साहब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 90 नंबर
नंबर में आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन युंग यानी युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। इनमें से कौन है युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो है अंतर्मुखी। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 91 नंबर। 91 क्या पूछा गया, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि कौन यानी थॉर्डनाइक, देखिए कौन थॉर्डनाइक के सीखने का नियम नहीं है। इनमें से कौन है जो थॉर्डनाइक सीखने का नियम नहीं है। साहचर्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है प्रभाव का जो नियम है वो यानी थॉर्डनाइक के सीखने का नियम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 92 नंबर कि सीखने के शुद्ध सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है। देखिए सीखने के शुद्ध सिद्धांत के अनुसार प्राणी की जो सफलता मिलती है तो वो किस में, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो कर्मस्य में मिलते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 93 नंबर चलते हैं। 93 आपके स्क्रीन में रोसांक परीक्षण है। इनमें से जो रोसांक परीक्षण है वो क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो रोसांक परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण है। नेक्स्ट चलते हैं 94 नंबर। 94 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। इनमें से कौन है जो शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। 94 का आंसर बताएं, तो याद रखना है वो है गोलाकार। नेक्स्ट चलते हैं 95 नंबर। 95 आपके स्क्रीन में फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है, क्या वो बहन से, क्या भाई से, माँ से, पिता से। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फ्राइड के अनुसार जो होता है कि इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां जो प्रतियोगिता करती है तो वो अपने माँ से ही करती है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 96 नंबर। 96 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है जो आत्मसिद्धा की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। 96 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखना है वो फ्राइड साहब। नेक्स्ट चलते हैं 97 नंबर कि एडलर के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है। देखिए एडलर के जो मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है वो यानी कैसा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मानवता मनोवैज्ञानिक कहा जाता है एडलर के मनोवैज्ञानिक को। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं 98 नंबर। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है। कथानक आत्मबोध परीक्षण का जो निर्माता है वो कौन है, तो आपको याद रखना है मुर्रे एवं मोर्गन साहब जो है कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता है। नेक्स्ट चलते हैं 99 नंबर। इनमें से कौन 100 का एक प्रकार नहीं है। इनमें से कौन है जो 100 का एक प्रकार नहीं है, तो आपको याद रखना है वो है सामाजिक 100। सामाजिक 100 जो है वो 100 का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 100 नंबर। हम लोग 100 नंबर में आ चुके हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए कि व्यक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। देखिए व्यक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक अध्ययन किया है तो वो कौन, क्या वो केटल साहब, गाल्टन साहब, हल साहब, जेम्स ड्राइवर साहब। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो गाल्टन साहब। गाल्टन साहब ने व्यक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सबसे पहले अध्ययन किया है। नेक्स्ट चलते हैं 101 नंबर। यहाँ तक हम लोग का 100 नंबर कंप्लीट हो चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। और जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही क्लासेस आपको एग्जाम तक मिलने वाली है और 12 घंटे का एक साइकोलॉजी का मैराथन क्लास मिलने वाला है। तो देखिए अब 101 नंबर क्या पूछा गया है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है। देखिए टाइप सी व्यक्तित्व का जो प्रतिपादन किए हैं तो वो कौन किए हैं। 101 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो मोरिस साहब ने टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 102 नंबर। 102 आपके स्क्रीन में फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता के सहज जुड़ाव महसूस करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना उसे कहते हैं इडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, ठीक है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 103 नंबर। 103 आपकी स्क्रीन में व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है। व्यक्तिक भिन्नता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं 104 नंबर। 104 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। यानी ड्रा ए पर्सन परीक्षण का जो निर्माण किया जाता है तो वो किसके द्वारा, क्या वो स्टैनफोर्ड के द्वारा, वेस्लर साहब, रोजेनबिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है वो किया गया है रोजेनबिंग के यानी द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 105 नंबर। 105 आपके स्क्रीन में किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। कौन है जो आत्मसिद्ध को जो है अवधारणा को प्रस्तुत किया है। 105 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है फ्राइड साहब ने जो है यानी आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट चलते हैं 106 नंबर कि इनमें से कौन व्यक्तित्व विशिष्ट
विशेषता है, यानी इनमें से कौन है जो व्यक्तित्व की विशेषता है यानी खूबी है, तो आपको याद रखना है सृजनात्मकता। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 107 नंबर। इसमें आपका पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए 107 नंबर, इनमें से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? इनमें से कौन है जो आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो वो व्यवहार परीक्षण, ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 108 नंबर। निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? इनमें से कौन है जो वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो वो है अहम, ठीक है। अहम जो है वो वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है। नेक्स्ट चलते हैं 109 नंबर। 109 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि सामूहिक अचेतन के संपर्क का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सामूहिक अचेतन के संपर्क का जो प्रतिपादन किए हैं तो वो कौन किए? 109 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो वो युंग साहब ने किए हैं। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 110 नंबर। इनमें से कौन 100 मतलब अहम का जो है संज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक पहलू है? इनमें से कौन अहम का संज्ञानात्मक पहलू है? 110 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आत्मसंपर्क, आत्मक्षमता, आत्मसम्मान, ये तीनों है। इसका राइट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। आंसर देने से आपके जो है माइंड में जो सेरी बटन रहता है वहाँ जाकर के आपका जो ये क्वेश्चन होता है ऐड हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों, ठीक है। तो इसलिए आंसर देना नहीं भूलिएगा। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है, व्यक्तित्व विकास का जो सही क्रम है वो कौन है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो वो इदम, पराहम और अहम, ठीक है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 112 नंबर चलते हैं। 112 आपके स्क्रीन में, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। ये भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कि रोजर साहब ने जो अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिए हैं तो वो 100 को दिए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 113 नंबर। 113 आपके स्क्रीन में, फ्राइड के अनुसार मन के अकारात्मक मॉडल है। फ्राइड के अनुसार जो मन के अकारात्मक मॉडल है तो वो कौन है? तो आपको ध्यान रखना है उपाहम है। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं 114 नंबर कि शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। तो इनमें से शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में कौन नहीं है? तो गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, ये तीनों जो है लेकिन जो है ये किर्स्काय जो है ये नहीं आते हैं व्यक्तित्व प्रकार में शेल्डन के। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 115 नंबर कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के में जो व्यक्तित्व का कार्यपालक कहा गया है तो वो किसे कहा गया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का जो कार्यपालक कहा गया है तो वो किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो अहम को कहा गया है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 116 नंबर। व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत द्वारा दिया गया है तो वो किसके? फ्राइड, ओलपोर्ट, सुलीमान, कैटल। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है केटल द्वारा व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 117 नंबर कि जीवन मूल प्रवृत्ति के संपर्क का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि जीवन मूल प्रवृत्ति के संपर्क का जो प्रतिपादन किया गया है तो वो किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो किया गया है युंग के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 118 नंबर कि आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है? आत्म को जो समझ सकते हैं तो हम लोग किस रूप में? तो आपको याद रखना है आत्मगत और वस्तुगत रूप में हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 119 नंबर कि पीएफ, जो पीएफ अध्ययन है तो वो किसने विकसित किया है? पीएफ अध्ययन को किसने? रोजेनज्विग ने या फिर हॉर्पर ने, फ्रोम ने, ओइंजर ने। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है रोजेनज्विग ने पीएफ अध्ययन को विकसित किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 120 नंबर। रोडसा, देखिए रोडसा मसीलक्ष्म परीक्षण में कितने मसीलक्ष्म होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखना है कि रोडसा मसीलक्ष्म परीक्षण में कितने मसीलक्ष्म जो है होते हैं? क्या 5, 10, 15, 20? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है 10 मसीलक्ष्म उपस्थित होते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 121 नंबर। बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? बड़े पंच में जो शामिल नहीं किया जाता है तो इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो वो प्रभुत्व को यानी शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 122 नंबर। जोधपुर, देखिए जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को जो विकसित किया है तो वो कौन किए? आपको ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो वो कौन किए? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो किए मल्लिक एवं जोशी ने, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 123 नंबर। क्या पूछा गया है? देखिए कि एक परीक्षक के
की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। एक परीक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वह कैसे प्राप्त होते हैं। क्या वो साक्षात्कार से, परीक्षण और निर्धारण से, नाम निर्देशन से, उपर्युक्त सभी से। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है साक्षात्कार से, परीक्षण और निर्धारण से, यानी नाम निर्देशन, ये तीनों से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 124 नंबर। टीएटी को किसने विकसित किया है। देखिए टीएटी को जो विकसित किया है तो वो कौन किया है, तो वो मॉर्गन और मर्रे ने। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 125 नंबर। आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति मुख्य रूप में अपने बारे में ही संबंध का अनुभव करता है। यानी इनमें से किसमें व्यक्ति जो है खास रूप में अपने बारे में ही संबंध का जो है अनुभव करता है, मतलब फील करता है। क्या व्यक्तिगत आत्म में या फिर सामाजिक आत्म में, ऑप्शन बी है पारिवारिक आत्म में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, व्यक्तिगत आत्म में जो व्यक्ति होते हैं वो खास रूप में अपने बारे ही संबंध का फील करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 126 नंबर। आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है। देखिए आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है। माता पिता, मित्रों, शिक्षकों या फिर जो है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना माता पिता और फ्रेंड, उसके बाद शिक्षक जो टीचर होते हैं, यही जो है एक यानी खास भूमिका है बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में। ठीक है, आत्म के बारे में। तो इसका राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 127 नंबर। निम्नलिखित में कौन आत्म नियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है। इनमें से कौन है जो यानी मनोवैज्ञानिक के लिए जो है आत्म नियंत्रण तकनीक है। इसका राइट आंसर 127 का क्या होगा। तो आत्म अनुदेश, अपने व्यवहार का परीक्षण और आत्म प्रबलन, ये तीनों होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 128 नंबर। 128 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तित्व देखिए व्यक्तित्व को जो अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में बांटा है तो वो किसने बांटा है। 128 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो वो युंग साहब ने। नेक्स्ट चलते हैं 129 नंबर। क्या पूछा गया है कि मानवतावादी के उपागम के प्रतिपादक है। मानवतावादी उपागम के जो प्रतिपादक थे तो वो कौन थे। तो आपको याद रखना है अब्राहम मैस्लो साहब। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 130 नंबर। 130 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि एक लड़की को अपने माता पिता से कामुक लगाव तथा माँ के स्थान लेने की इच्छा को कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन हर हाल में याद रखना है। एक लड़की को अपने माता पिता से कामुक लगाव तथा माँ के स्थान लेने की इच्छा को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो उसे हम लोग इलेक्ट्रा या पितृ मनोग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 131 नंबर। ईड आधारित है। ईड जो आधारित है तो वो किससे आधारित है। तो आपको याद रखना है ईड आधारित है सुखेप्सा के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर सी होगा। आज के क्लास को जो भी स्टूडेंट अच्छे से कर लेते हैं तो उसका साइकोलॉजी का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको 200 क्वेश्चन करके 10 क्लासेस देने वाले हैं जिसमें 2000 क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और एग्जाम से पहले आपको पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन है जो यानी कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आपको याद रखना है एडलर एवं युंग साहब ने। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 133 नंबर। कैटल ने व्यक्तित्व के सिलगुण गुच्छों की यानी संख्या बतलाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैटल ने जो व्यक्तित्व के सिलगुण गुच्छों की संख्या बताया तो वो कितना बताया। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट 16 बताया है। नेक्स्ट चलते हैं 134 नंबर। सिलगुण कहलाने के लिए आवश्यक है। देखिए सिलगुण कहलाने के लिए जो आवश्यक है तो वो कौन है। क्या व्यवहार में संगतता, ऑप्शन बी है व्यवहार में स्थिरता, व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों, इनमें से यानी कोई नहीं। तो याद रखना है ये दोनों होगा, व्यवहार में संगतता और ऑप्शन जो बी है कि व्यवहार में स्थिरता, ये दोनों होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 135 नंबर चलते हैं। 135 देखिए कि सामूहिक अचेतन की अंतर वस्तुओं के लिए युग द्वारा प्रयुक्त पद अनुभव के संगठन के लिए वंशागति प्रतिरूपों को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमाएं या प्रतीक निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। ये जो बोला गया कि अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रतिरूपों को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमाएं या प्रतीक जो कहलाती है वो क्या कहलाती है। अभिवृत्तियां या फिर सौलीनता, आद्य प्रारूप, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको याद रखना आद्य प्रारूप कहलाता है, आद्य प्रारूप। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं 136 नंबर कि मैस्लो के
आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में जो आत्मसम्मान का स्थान नीचे से कौन से स्तर पर जाता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है चौथा स्थान पर जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 137 नंबर चलते हैं कि व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तित्व के जो नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है तो वो कौन करता है? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो पराहम करता है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं 138 नंबर में आ चुके हैं। 138 आपके स्क्रीन में कि अन्ना फ्राइड के योगदानों को निम्नांकित में किस श्रेणी में रखेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अन्ना फ्राइड के जो योगदानों को हम लोग रखेंगे तो वो कौन से श्रेणी में रखेंगे? तो आपको याद रखना है नव मनोविश्लेषणात्मक श्रेणी में। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 139 नंबर। 139 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है देखिए कि व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है? व्यक्तित्व के जो शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व को जो विभाजित किया यानी बांटा है तो वो कौन बांटे हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है शेल्डन साहब ने बांटे हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 140 नंबर। निम्नलिखित में से देखिए इनमें से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? इनमें से कौन है जो गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है यानी कारक नहीं है? तो 140 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है विषय वस्तु। नेक्स्ट चलते हैं आपका 141 नंबर। एक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है। एक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक की जो विशेषता होती है तो वो क्या होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। सामर्थ्य यानी वैज्ञानिक मानसिकता और उत्तरदायित्व का बोध, ये तीनों होता है। इसका राइट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 142 नंबर। 142 क्या पूछा गया देखिए कि 100 के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या होता है? देखिए 100 के जो विभिन्न पक्ष की संख्या होता है तो वो क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है वो 4 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 143 नंबर। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे 100 का पक्ष माना गया है? इनमें से किसे 100 का पक्ष माना गया है? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट 100 दक्षता को, आत्मगौरव को और ऑप्शन सी आत्म पहचान को, ये तीनों को जो है 100 का पक्ष माना है। तो राइट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 144। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप ए एवं टाइप बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? पूछा गया क्वेश्चन है 2009 में ये क्वेश्चन कि टाइप ए तथा टाइप बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपको याद रखना है फ्रीडमैन साहब ने किए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 145 नंबर। क्या पूछा गया है कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? देखिए जो टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं तो उनमें कौन सी खूबी पाई जाती है? क्या वो प्रतियोगी भावना यानी आक्रामकता, बेसी, इनमें से सभी? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो उसमें जो ये तीनों पाया जाता है, प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, ऑप्शन सी है बेनी, ये तीनों पाए जाते हैं, बेसी। तो राइट आंसर इनमें से डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 140 नंबर। 140 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो उसे हम लोग प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 147 नंबर चलते हैं। 147 आपके स्क्रीन में क्या पूछा? देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 147 जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? यानी इनमें से कौन है जो आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? क्या वो अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण, ऑप्शन बी आत्मसम्मान, उद्दीपक नियंत्रण, ऑप्शन डी आत्म परिवर्तन। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है वो उद्दीपक नियंत्रण जो है वो यानी आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 148 नंबर। क्या है कि MPPI जो MPPI आविष्कारिका है तो उसने जो है उसको जो है किसने विकसित किया है? ऑलपोर्ट साहब, हाथवे तथा जो है मैकिनले साहब, ऑप्शन सी है आइजेंक साहब, ऑप्शन डी है कैटल साहब। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है हाथवे तथा मैकिनले साहब ने MPPI आविष्कारिका को विकसित किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 149 नंबर। 149 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि किसने जो है व्यक्ति को
पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? कौन है जो व्यक्ति को पूरे तरीके से जो है कार्यशील व्यक्ति माना है? 149 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? वो है कार्ल रोजर साहब, जो व्यक्ति को पूरे रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 150 नंबर। 150 में आ चुके हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक है तो वो कौन है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है कैटल साहब है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 151 नंबर 151 कि किस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों पर फोकस होता है? कौन से अवस्था में ज्ञानेंद्रियों पर फोकस होता है? क्या वो जनेंद्रियों है? ठीक है, तो वो क्या गुदा अवस्था, वो यहाँ पे लिंग प्रधान अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था, ऑप्शन डी है यानी मुख अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो जनेंद्रियों पर फोकस होता है, जननेंद्रिय अवस्था कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 152 नंबर। फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, फ्राइड द्वारा जो प्रतिपादित विश्लेषण विधि है तो इनमें से कौन सा संबंध सही है? क्या वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा क्या? बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा ए, मनोविश्लेषण व्यक्ति का एक सिद्धांत है, यही जो है कथन सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 153 नंबर। संवेदनात्मक जो अहम होते हैं तो वो किससे संबंधित होते हैं? क्या वो आत्मसंपर्क से, आत्मरक्षा से, आत्मसम्मान से, उपर्युक्त सभी से? तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, संवेगात्मक अहम जो है वो किससे संबंधित है? तो वो याद रखना है वो संबंधित है आत्मसंपर्क से, आत्मरक्षा से, आत्मसम्मान से। इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? देखिए कि जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे कहा जाता है, जब दो अभिप्रेरकों के बीच जो संघर्ष होगा तो उसे हम लोग कैसा संघर्ष कहेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो उसे हम लोग कहेंगे अभिप्रेरकों का संघर्ष। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 155 नंबर। 155 आपकी स्क्रीन में। तनाव का सामना करने के लिए इनमें से कौन सा योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी होते हैं? क्या वो पारिवारिक कार्यक्रम, व्यावसायिक सहारा, संज्ञान में परिवर्तन, ऑप्शन डी है सामुदायिक सहारा। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो वो संज्ञान में परिवर्तन। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 156 नंबर। 156 आपके स्क्रीन में। इनमें से किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? इनमें से किसको जो है अपराध शास्त्र का पिता कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है लोम्बरोसो साहब को अपराध शास्त्र का पिता कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 157 नंबर। 157 आपके स्क्रीन में। इनमें से जो है देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया? इनमें से कौन से वैज्ञानिक हैं जो यानी अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है? शेल्डन साहब, मोरेनो, बेंदुरा, फ्रीडमैन। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है वो है शेल्डन साहब। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 158 नंबर। आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है? आक्रमण एवं हिंसा का जो कारण है वो क्या कारण है? तो आपको याद रखना है पीड़ा, कुंठा, मदिरा, ये तीनों है। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 159 नंबर। 159 आपके स्क्रीन में। सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य अनुकूलन संलक्षण की जो तीसरी अवस्था का नाम है तो वो क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है परिश्रांति अवस्था। नेक्स्ट चलते हैं 160 नंबर। 160 आपके स्क्रीन में। सामान्य अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में तीन अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो सामान्य अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में जो तीन अवस्थाओं का सही अनुक्रम है तो वो क्या है? तो आपको याद रखना है वो है चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिभ्रांति। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते मेरे प्यारे स्टूडेंट 161 नंबर। क्या पूछा गया? देखिए कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो विशिष्टता होती है वो क्या होती है? तो आपको याद रखना है वो होती है निद्रा व्याघात। नेक्स्ट चलते हैं 162 नंबर। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति जो हुई है तो वो कौन से भाषा में? तो वो लैटिन भाषा में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 163
164 नंबर क्या पूछा गया है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। प्रसिद्ध जो साइकोलॉजिस्ट है तो कौन है जो हंस शैली क्षेत्र से संबंधित है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हंस शैली जो है वो कौन से क्षेत्र से, तो वो तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से, ठीक है, संबंधित है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 164 नंबर, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। देखिए दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। दुश्चिंता, प्रतिबद्धता, चुनौती, नियंत्रण। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है नियंत्रण नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 165 नंबर आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि जो बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है अनुकूलन कहा जाता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 166 नंबर, फ्राइड के अनुसार ओडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो फ्राइड के अनुसार ओडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है तो वो किसके साथ, तो ये भी बता चुके हैं कि पिता के साथ करते हैं, यानी फ्राइड के अनुसार ओडिपस की अवधि में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 167 नंबर, आक्रामकता का कारण कौन सा है। आक्रामकता का कारण जो कौन नहीं है, क्या वो मॉडलिंग, कुंठा, व्यवहार परक औसत, ऑप्शन डी है बच्चों का पालन पोषण। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है मॉडलिंग साहब जो है वो यानी आक्रामकता का कारण नहीं है। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं 168 नंबर, अगर किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है तो ये एक उदाहरण होगा, तो वो किसका, असंगत परिवर्तन का, संगत परिवर्तन का, साधारण परिवर्तन का या फिर जटिल परिवर्तन का। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है वो होगा संगत परिवर्तन का। नेक्स्ट चलते हैं 169 नंबर, क्या पूछा गया कि आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखिए जब आक्रामकता का अध्ययन करेंगे तो इनमें से कौन से विधि जो है उपयुक्त माने जाएंगे अधिक, तो आपको याद रखना है वो है अंतर निरीक्षण। नेक्स्ट चलते हैं 170 नंबर, 170 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है देखिए कि किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है। कौन से आक्रामकता में व्यक्ति का जो अभिप्राय छिपा रहता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है वो है साधनात्मक आक्रामकता। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 171 नंबर, 171 आपके स्क्रीन में कि अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है। देखिए अपने संबंधियों से बातचीत करने में कौन से दूरी का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है सामाजिक दूरी का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 172 नंबर, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है, यानी कोलाहल की विशेषताओं यानी खूबी में हम लोग किसे शामिल नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है क्रमबद्धता को नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 173 नंबर, 173 आपके स्क्रीन में, सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच की दूरी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर हाल में याद रखना है। सामाजिक दूरी में जो संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच की दूरी होती है तो वो कितना होती है, 4 फीट से 10 फीट होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 174 नंबर, निम्नलिखित में कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन है जो शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण नहीं है, तो आपको याद रखना है वो कौन नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो जो है रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना, यही जो है शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 175 नंबर चलते हैं कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, यानी दबाव के यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत को जो प्रतिपादित किए हैं तो वो कौन किए, तो आपको याद रखना है लोजारस साहब ने। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 174 नंबर कि निम्नलिखित में कौन हमें दबाव में डालती है। इनमें से कौन है जो हमें दबाव में डाल देता है, यानी प्रेशर में डाल देता है, क्या वो चुनौतियां, समस्या, कठिन परिस्थितियां, इनमें से सभी। तो याद रखना है ये है चुनौतियां, समस्याएं, कठिन परिस्थितियां, यही तीन जो है हम लोग को प्रेशर में डाल देते हैं, दबाव में डाल देते हैं। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 177 नंबर, यदि दबाव का ठीक से प्रबंधन किया जाए तो वह व्यक्ति की यानी अतिजीविता की संभावना में क्या होगी, कमी रहती है, अत्यधिक कमी रहती है, वृद्धि करती है या फिर कमी और वृद्धि दोनों करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है वृद्धि करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 178 नंबर, निम्नलिखित में कौन से संवेग नकारात्मक है। इनमें से कौन से संवेग है जो नकारात्मक है, तो आपको याद रखना है भय, दुश्चिंता, उलझन, ये तीनों जो है नकारात्मक है। राइट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 179 नंबर,
179 क्या पूछा गया है कि संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रिया आती है। देखिए संज्ञानात्मक अनुक्रिया के जो अंतर्गत आती है तो वो कौन सी अनुक्रिया आती है। 179 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है अंतर्वेधी आती है। नेक्स्ट चलते हैं 180 नंबर, बाह्य प्रतिबल के प्रतिक्रिया यानी प्रतिक्रिया को कहा जाता है। देखिए बाह्य प्रतिबल के प्रतिक्रिया को जो कहा जाता है तो वो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है दबाव, तनाव, उपागम, ठीक है, ये तीनों कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दबाव होगा। ठीक है, तो देखिए बाह्य प्रतिबल के प्रतिक्रिया को जो कहा जाता है दबाव, तनाव, उपागम, ये तीनों कहा जाता है, लेकिन इनमें से सभी होना चाहिए यहाँ। ठीक है, यहाँ ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 181 नंबर, निम्नलिखित में कौन संवेगात्मक प्रभाव के उदाहरण है। इनमें से कौन है जो संवेगात्मक प्रभाव के उदाहरण है, तो आपको याद रखना है मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि। नेक्स्ट चलते हैं 182 नंबर आपके स्क्रीन में, नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है। नकारात्मक घटनाओं का जो मूल्यांकन करते हैं तो हम लोग किसके लिए करते हैं, तो आपको याद रखना है वो करते हैं यानी संभावित नुकसान, संभावित खतरा, संभावित चुनौती, ये तीनों के लिए हम लोग उपयुक्त करते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन जो करते हैं तो वो किसके लिए, तो ये सभी तीनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 183 नंबर, निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से कौन है जो संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है वो है न्यूनीकृत अल्पकालिक यानी समृद्धि क्षमता। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 184 नंबर, वह दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। यानी वैसा कौन सा दबाव है जिनको हम लोग अपने मन में दबा करके रख देते हैं, यानी उत्पन्न कर देते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसे हम लोग मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 185 नंबर, इनमें से कौन अभिघातज घटना है। इनमें से कौन है अभिताज यानी घातज घटना। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है अग्निकांड। अग्निकांड जो है वो अभिघातज घटना है। नेक्स्ट चलते हैं 186 नंबर, हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया जो है प्रारंभ होता है। यानी देखिए हाइपोथैलेमस जो है कितने माध्यम से उनका क्रिया काम शुरू होता है, एक माध्यम से, दो माध्यम से, तीन माध्यम से, चार माध्यम से। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस दो माध्यम से क्रिया शुरू करता है। नेक्स्ट चलते हैं 187 नंबर, 187 आपके स्क्रीन में, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। देखिए आपको इससे पहले बताया कि स्ट्रेस शब्द की जो भाषा है तो वो लैटिन भाषा में हुई है, लेकिन आपको यहाँ पूछा है कि कौन से शब्द से हुई है, तो आपको याद रखना है वो हुई है यानी स्ट्रिक्टर शब्द यानी भाषा से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रिक्टर शब्द से स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति हुई है और स्ट्रेस शब्द जो है वो लैटिन भाषा में है। नेक्स्ट चलते हैं 188 नंबर, किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है। कौन से हार्मोन के वजह से रक्तचाप स्तर में जो है परिवर्तन, बदलाव आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है एड्रीनलिन तथा कॉर्टिसोल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 189 नंबर, व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत का दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। बताइए जो व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियां होती है तो उसमें कितने परसेंट उनका दबाव की भूमिका रहती है, तो आपको याद रखना है 50 से 70% जो है वो प्रेशर में ही रह करके अपना बीमारी रहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 190 नंबर, शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो शारीरिक संवेगात्मक मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को जो कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है ग्रेनाइट कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 191 नंबर, 191 आपके स्क्रीन में, विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ है कि तकरीबन % रोगों का कारण तनाव होता है। देखिए ये बताएं ना कि विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों द्वारा ज्ञात किया गया है कि लगभग कितना % रोगों के जो कारण है वो तनाव है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो है 75% तनाव का ही कारण है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 192 नंबर, कि तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है उन्हें कहा जाता है। देखिए तनाव के जो है बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तनाव के कारण बहुत सारे होते हैं, तो जिससे तनाव उत्पन्न होता है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है उसे हम लोग प्रतिबल कहते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 193 नंबर, कि
भिड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध है। देखिए भिड़ो या भागो अनुक्रिया का जो संबंध है तो वो किससे है, तो आपको याद रखना है उनका संबंध है कैनन से। नेक्स्ट चलते हैं 194 नंबर। हंस शैली ने तनाव के बारे में कहा है। हंस शैली ने जो तनाव के बारे में कहा है तो वो क्या कहा है, तो तनाव एक अवशिष्टीय अनुक्रिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हंस शैली साहब ने बताए। नेक्स्ट चलते हैं 195 नंबर कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो सामान्य अनुलक्षण में कितनी अवस्थाएं जो है पाई जाती है, तो आपको याद रखना है 195 का राइट आंसर होगा 3 अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 196 नंबर। सामान्य प्रबंधन किस श्रेणी का कौशल है। देखिए सामान्य प्रबंधन समय प्रबंधन है। समय प्रबंधन किस श्रेणी का कौशल है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ए होगा वैयक्तिक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 197 नंबर। 197 आपके स्क्रीन में, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से जो उत्पन्न होता है वो क्या उत्पन्न होता है, तो वो कुंठा उत्पन्न होता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 198 नंबर। संवेग, देखिए संवेग अभिविन्यास ये पूछा गया है कि संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो है एडलर तथा पार्कर के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 199 नंबर। 199 में आ चुके हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करते हेतु संकल्पना निर्धारण एक जो है यानी यहाँ पर पूछा गया गत्यात्मक प्रक्रिया में रूप में किया गया है। बताइए कौन से मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करते तो संकल्पना निर्धारण एवं गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है वो किए हैं लेजारस तथा फोकमैन साहब ने। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 200 नंबर। जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्था होती है। इसका राइट आंसर बताएं। हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन में आ चुके हैं, यानी 200 क्वेश्चन है आपका। बताइए कि जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो आपको याद रखना है 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और 8 क्वेश्चन है, ये भी हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया। दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास जो किया गया तो वो किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है मिचेल बोम के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 202 नंबर। क्या पूछा गया कि कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यायाम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 203 नंबर। 203 आपके स्क्रीन में, इनमें से अफीम उत्पन्न औषध है। देखिए अफीम जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अफीम प्राप्त होता है मोर्फिन से, यानी मोर्फिन से, हेरोइन से, मेथोडोन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 204 नंबर। आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय है। देखिए आक्रमण और हिंसा को कम करने के लिए जो उपाय है तो वो कौन सा विधि है, तो आपको याद रखना है सामाजिक अधिगम, विवेचन और विधि या फिर पुरानुभूति, ये तीनों आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 205 नंबर। 205 आपके स्क्रीन में, निम्नांकित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है। इनमें से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है, तो समझौता, वार्ता, पारस्परिक संपर्क, अनुकूल विधान, ये तीनों है। इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 206 नंबर। 206 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया कि संज्ञानात्मक असंवादिता से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यानी संज्ञानात्मक असंवादिता से जो तात्पर्य है वो क्या है, तो आपको याद रखना है वो है 2 मानसिक दशाओं का असंगत होना। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 207 नंबर। लियोन फेस्टिंगर, देखिए लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन कौन से साल किया है। इसका राइट आंसर बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है 1957 में किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है ये 208 नंबर। 208 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। प्रतिबल के जो विपरीत अवस्था को कहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चिंतन कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ तक हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है क्या और भी क्वेश्चन होगा शायद। देखिए
210 क्वेश्चन होगा। एक मूड व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है, तो ये भी बता चुके हैं कि 50 से 69 होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यानी किस वर्ष मोहसिन सामा बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है, तो वो 1954 में, ये भी बता चुके हैं आपको। तो यहाँ आप लोग का 210 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। साइकोलॉजी का टोटल 210 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आज के क्लास में कंप्लीट हो रहा है। अगर जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग को गलत लग रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और आप लोग की अगर सब्जेक्टिव की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है तो आप लोग जो है इस नंबर में कांटेक्ट करके ज़रूर अपना पीडीएफ परचेज कर ले मेरे प्यारे स्टूडेंट। बहुत ही कम समय बचा है और कम समय में अगर आप लोग अधिक मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें इस नंबर में। आपको एक सब्जेक्ट का 40 रुपया चार्ज लगेगा, जो आपको सीधे यानी 400 प्लस तक लेके जाएगा ये मेरा पीडीएफ, ठीक है। और बहुत आसान भाषा में है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।